पूरे के पूरे 4 जो जनरल स्टडीज के पेपर होते हैं यूपीएससी के, उसमें एथिक्स का ही एक ऐसा पेपर है जिसपे सबसे कम मेहनत करके सबसे ज्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। सिलेक्शन तो ऑप्शनल के बेसिस पे होता है, लेकिन रैंक जो है वो एथिक्स और एस्से की वजह से आती है। आपने अपना एक प्लान बना लिया है कि मैं दिन में 8 घंटे पढ़ता हूँ, एंड अब इस प्लान को बेसिकली रॉक सॉलिड की तरह फॉलो ही करना है। मतलब अब 8 घंटे पढ़ना है, चाहे मेरी तबीयत खराब हो। आज मुझे मूवी देखने जाना है, लेकिन मैं 8 घंटे पढ़ के जाऊंगा। एवरी सिंगल पर्सन इज बेसिकली रेडी टू गिव देम सर्टेन एडवाइस रिलेटेड टू द यूपीएससी, कैसे करना है क्या नहीं करना है। जो मुझे लगता है कि इट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि डिस्क्रिशन करना कि क्या सही है क्या गलत है वो मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगा। एक बार समय लगाकर 15 दिन 1 महीने का समय लगाकर अपने सोर्सेज को चुनिए, अपने मेंटर्स को चुनिए, अपनी गाइडेंस को चुनिए, एंड देन फेथ पे उसी चीज के ऊपर परमानेंटली स्टिक कीजिए। जो को लगता है कि यूपीएससी का सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में नहीं है। पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये प्राइमरली 70% ऑफ द यूपीएससी सिलेबस है। मतलब यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ बाय टाइम रादर देन बाय द सब्जेक्ट। यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो स्लाइटली अलाइंड है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सेमेस्टर से। व्हाट आई बिलीव व्हाट इज डज इज दैट कि जब 6 अटेम्प्ट तक एक बच्चा रहता है ना, तो जैसे कि आप देखिए कि 23 साल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, उसका अटेम्प्ट खत्म होते 30 साल का हो जाता है। इट टेक्स क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रोडक्टिव ईयर्स फ्रॉम हिज लाइफ, क्योंकि अगेन यूपीएससी इज एन एग्जाम वेयर सक्सेस इज रेयर एंड द फेलियर इज द नॉर्म। तो यूपीएससी को शायद अटेम्प्ट्स को सर्टेन लिमिट करना चाहिए, क्योंकि 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद आई थिंक देर इज स्टिल अ लॉट ऑफ zeal and energy that has been left in the person. The person can reintegrate into the society. मैं अक्सर अपने वीडियो में आपको बताता रहता हूं कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यूपीएससी की तैयारी करके आप यूपीएससी निकालना चाहते हैं, लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों यूपीएससी आप निकाल ही लें, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा होती है और कई बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि अगर यूपीएससी नहीं भी निकलता है तो भी आप यूपीएससी आपको इस लेवल का बना देता है, इतनी क्वालिटी आप में भर देता है कि आप अपने लेवल पे आने वाले दिन में बहुत कुछ कर सकते हैं करियर पर्सपेक्टिव से लेके। दोस्तों आज का वीडियो इसी पे आधारित है। मैं आज के इस वीडियो में हमारे साथ एक ख़ास गेस्ट हैं जिनसे मैं मिलाना चाहूँगा। दोस्तों वो आईएएस नहीं बन सके, सिर्फ और सिर्फ 19 नंबर से छूट गए, लेकिन इन्होंने अब तक कई आईएएस बनाए हैं। यानी यूपीएससी की जो पढ़ाई उन्होंने की थी, प्रिपरेशन की थी, उनको आज इतनी नॉलेज हो गई कि वो बच्चों को पढ़ाते हैं और अब तक कई आईएएस बना चुके हैं। मेरे साथ हैं अमित सर, जो हमारे साथ आज अवेलेबल हैं, और सर से मैं बात करने की कोशिश करूंगा कि जो यूपीएससी की तैयारी है उन्होंने कब की थी और क्या रीज़न रहे थे जो यूपीएससी नहीं क्लियर कर पाए। सर ये भी बताएंगे कि क्या रूट कॉज था, और अगर आप उस सिचुएशन में आए तो आपको किस तरह ये सारी चीज़ें हैंडल करें ताकि आप यूपीएससी क्लियर कर सकें। मैं आईएएस नहीं बनाए हैं, बट हाँ ये बात सही है कि मैंने एग्ज़ाम दिया था और उसी एक्सपीरियंस पे और मैंने जो गलतियां की हैं अब मैं कोशिश करता हूं कि बच्चों को वही सिखाया जाए, उनको अवॉइड किया जाए। मैं बेसिकली हेल्प करता हूं डेफिनेटली, लेकिन मुझे जहां तक लगता है 100% जो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अपने आईएएस या आईपीएस अपनी मेहनत से उन्होंने पेपर क्लियर किया है, तो उनका जो क्रेडिट है एक्चुअली मेरे स्टूडेंट्स को बिलोंग करता है। बहुत बढ़िया। और मैं आपकी इस बात से बिल्कुल 100% सहमत हूँ कि यूपीएससी एग्जाम है, बहुत ही टफ कॉम्पिटिशन है, एंड लाइक एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जाम कुछ बच्चे क्लियर करते हैं और कुछ तैयारी बहुत मेहनत करने के बावजूद भी शायद रह जाएंगे, बट इनवेरिएबली यूपीएससी की प्रिपरेशन प्रिपेयर्स यू इन ए मैनर कि आप अपने जीवन में कुछ ना कुछ बेहतरीन जरूर कर पाएंगे। वेरेवर यू विल गो इन योर लाइफ यू विल एस दैट फील्ड। तो ये बात आपने बिल्कुल एकदम सच बताई है। सर आज आपको वो सारे टूल्स और टेक्निक्स बताएंगे जहाँ पे आप अपनी इस यूपीएससी जर्नी में फंस सकते हैं, जहाँ पे आपको लगता है कि शायद आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, शायद आपको लगेगा फेल कर जाएंगे, तो वो जो सिचुएशन होगी उससे कैसे कम आउट करना है स्ट्रोमा से, ये सारी चीज़ें सर बताएंगे। सर मैं अब ये जानने की कोशिश करूँगा कि यूपीएससी की जो लास्ट अटेम्प्ट थी उसमें ऐसा क्या हुआ था और आपको कैसा लग रहा था कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, और नहीं हुआ तो क्या रीज़न आपने एनालाइज किया इसमें?
सर टू गिव अ शॉर्ट आइडिया बच्चों को बताना चाहता हूँ, शायद कुछ लोग जानते भी होंगे। सर मैंने 6 बार अटेम्प्ट दिया था, 6 बार मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया था, उसमें से 6 बार मेंस लिखे थे, 2 बार इंटरव्यू दिए थे, और एक जो लास्ट इंटरव्यू दिया था वहाँ पे आई थिंक मुझे जहाँ तक अच्छी तरह से याद है मेरा एथिक्स का जो पेपर था वो थोड़ा सा वीक रह गया था। इंटरव्यू ठीक था, 165 के करीब नंबर थे, लेकिन एथिक्स में नंबर कम होने की वजह से जो फाइनल कट ऑफ थी उसमें से 18-19 नंबर की वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया। पूरे के पूरे 4 जो जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं यूपीएससी के, उसमें एथिक्स का ही एक ऐसा पेपर है जिसपे सबसे कम मेहनत करके सबसे ज़्यादा नंबर लाए जा सकते हैं। बहुत बढ़िया। बाकी जो सारे के सारे हैं पेपर 1, 2, 3 उसमें एक लिमिट की मेहनत करने के बाद एक एवरेज नंबर 100 के करीब ही आ जा सकते हैं, बट एथिक्स इज समथिंग जिसके ऊपर एफर्ट कम लगता है, और 130, 135 अगर बच्चे ने सही तरीके से आंसर राइटिंग सीख ली है तो स्कोर कर सकता है। सो जो भी बंदा मैं ऐसा कहता हूँ, जैसे सिलेक्शन तो ऑप्शनल के बेसिस पे होता है, लेकिन रैंक जो है वो एथिक्स और एसए की वजह से आती है। बहुत बड़ी बात कर दी सर ने। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चे अगर यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एथिक्स वाले पेपर के ऊपर एक फंडामेंटल फोकस होना चाहिए, उसमें आंसर राइटिंग को इंप्रूव करके, बिकॉज दैट माइट एक्चुअली डिसाइड कि आप आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे। वो 15 नंबर 20 नंबर का जो फर्क है नंबर्स में, वो एथिक्स ही दे पाएगा। आपके हिसाब से अभी जो स्टूडेंट है एस्पिरेंट, उनको उनकी क्या अप्रोच होनी चाहिए एथिक्स को लेके, क्या किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए? सर एथिक्स का जो पेपर है अगर हम डिस्कस करें तो बेसिकली 2 भागों में बटा हुआ है। एक जो थियोरेटिकल पार्ट होता है 130 नंबर का, दूसरा एक केस स्टडीज़ का पार्ट होता है। केस स्टडीज़ का सिंपल फिलॉसफी है कि पिछले जितने भी सालों के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है मेंस के, उनकी सारी की सारी केस स्टडीज़ को पढ़ के एक अपना खुद का टेम्पलेट बना लिया जाए। ठीक है। वही ऑलमोस्ट सिमिलर अगले साल आएगा। जो केस स्टडीज़ हैं वो पूरे की पूरी 25 से 30 केस स्टडीज़ एग्जिस्ट करती हैं। यूपीएससी उन्हीं को शब्दों को घुमा कर पूछता है दोबारा से। और जो पहले जो थियोरेटिकल पार्ट है उसमें एक बेसिक बुक, एक भी कोई जो किसी बच्चे को जिसकी भी भाषा पसंद हो, एक बेसिक बुक पकड़ के जो सिलेबस का हर एक टॉपिक है उसके हर एक टॉपिक पे 1 पेज के सिंगल पेज नोट्स बनाए और फिर हर एक पे कुछ ना कुछ आंसर राइटिंग करे। दैट इज द मिनिमम जो कि बेसिकली किसी को एथिक्स की प्रिपरेशन के लिए करना चाहिए। बाकी एट द एंड ऑफ द डे इट इज मोर अबाउट द आंसर राइटिंग देन अबाउट द लर्निंग इन द एथिक्स। एथिक्स में आंसर राइटिंग ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि बेसिकली नई चीज़ों को रट्टा लगाते हैं। कि कॉलेज में क्या होता है कि सेमेस्टर होते हैं, अगर आप किसी सेमेस्टर में कम पढ़े तो भी आपको 60% मार्क्स आ जाएंगे, जब अच्छे पढ़ेंगे तो 80 आ जाएंगे। बट यूपीएससी वर्क्स इन ए बाइनरी मैनर, इट्स 1 और 0, ईदर यू विल विन इट ऑल एंड मोस्ट ऑफ द पीपल विल बेसिकली लूज इट ऑल, जिसकी वजह से वो जो पर डे का रूटीन होता है 1 साल तक तो मेंटेन रहता है, बट फिर धीरे धीरे लूज करने लग जाते हैं। तो वो जो स्ट्रेस मैनेजमेंट, द रियलिटी चेक जो होता है वो लोगों में नहीं होता। मुझे जहाँ तक लगता है शायद मैं भी बेसिकली कहीं ना कहीं दूसरे तीसरे अटेम्प्ट के समय में वो रियलिटी चेक भूल गया था। द आइडिया इज दैट, एंड टू पुट इट माइल्डली, मैं स्टूडेंट को अगर बताऊँ तो आई थिंक in the retrospect I can say that I was probably after 2nd or 3rd attempt I probably came under so much stress that I was probably suffering from the clinical depression. अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक तो सबसे पहले कंसिस्टेंसी इज द फर्स्ट की। अब कंसिस्टेंसी का मतलब ये होता है कि आपने अपना एक प्लान बना लिया है कि मैं दिन में 8 घंटे पढ़ता हूँ, एंड अब इस प्लान को बेसिकली रॉक सॉलिड की तरह फॉलो ही करना है। मतलब अब 8 घंटे पढ़ना है, चाहे मेरी तबीयत खराब हो, चाहे मेरा मन कर रहा हो, चाहे मेरा मन नहीं कर रहा हो। आज मुझे मूवी देखने जाना है लेकिन मैं 8 घंटे पढ़ के जाऊंगा, पढ़ना ही पढ़ना है। इट्स बेसिकली अबाउट दैट हाफ ऑफ द विनिंग इज बेसिकली शोइंग अप। आप जीत जाएंगे, आप बस बेसिकली वहां पर पहुंच जाएं। सो अगर आप पढ़ने के लिए बैठे हैं तो आप बस बेसिकली पढ़ने के लिए बैठ जाएं टेबल के ऊपर। आधा गेम तो बेसिकली बच्चे यहीं जीत जाते हैं, विच अगेन आई विल रिपीट बिकम्स इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट एज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इंक्रीज। और ज़्यादा डिफिकल्ट होता रहता है। तो जो बच्चा ये एबिलिटी डेवलप कर लेता है कि मुझे कंसिस्टेंटली पढ़ना है, मुझे 30 दिन में से 28 दिन तो मैं हर रोज अपने टेबल पर, स्टडी टेबल पर बैठूंगा ही बैठूंगा, दैट इज द थिंग। दूसरा सेकेंडरी आई थिंक विच इज बिन रिसेंटली पिछले 2-3-4 साल की प्रॉब्लम है, द स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। मार्केट में इतनी गाइडेंस, इतनी मेंटरशिप अवेलेबल है, सही कह रहे हैं, सही, बिल्कुल सही बात है। एवरी सिंगल पर्सन इज बेसिकली रेडी टू गिव देम सर्टेन एडवाइस रिलेटेड टू द यूपीएससी, कैसे करना है क्या नहीं करना है। जो मुझे लगता है कि इट्स अ बिग प्रॉब्लम, क्योंकि डिस्क्रिशन करना कि क्या सही है क्या गलत है वो मुश्किल है, वो नहीं हो पाएगा। एंड जब तक वो होगा then by that time the student would have spent like 3 or 4 attempts, which would be a mistake जो कि बेसिकली वापस कैप्चर नहीं की जा सकती। सो प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी है, इसको करने का तरीका एक ही है। एक बार समय लगाकर 15 दिन 1 महीने का समय लगाकर अपने सोर्सेज को चुनिए, अपने मेंटर्स को चुनिए, अपनी गाइडेंस को चुनिए, एंड देन
फेथ पे उसी चीज़ के ऊपर परमानेंटली स्टिक कीजिए। कंटिन्यू विद द मिनिमम सोर्सेज, विद द मिनिमम गाइडेंस, किसी भी जो इंटीग्रिटी वाला इंडिविजुअल है वो मिले आपको, उसके बाद स्टे एंड स्टिक विद दैट। जितना भी ज़्यादा भागेंगे आप, जैसे भी एक किताब के साथ दूसरी किताब खरीदेंगे तो आपने आधा कर दिया चांस, तीसरी किताब खरीद दिया 30% कर दिया चांस, चौथी किताब सेम सब्जेक्ट की ले ली आप 25% चांस। मतलब द मोर चॉइसेस द मोर प्रॉब्लम्स यू विल बी फेसिंग। बच्चों को लगता है कि यूपीएससी का सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली में नहीं है। रादर बिग 4 सब्जेक्ट्स जिन्हें कहा जाता है, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी, ये प्राइमरली 70% ऑफ द यूपीएससी सिलेबस है। 70%। हाँ, अब जैसे मैं कभी पर्सनल एक्सपीरियंस में मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो वो स्टूडेंट्स हैं वो वर्ल्ड हिस्ट्री में बेसिकली कम से कम 15 दिन से 1 महीने का समय लगाया था। अब मैं कहना उसको चाहता था कि वर्ल्ड हिस्ट्री प्रीलिम्स में आती नहीं है और मेंस में आती है मैक्सिमम 20 नंबर की और कई बार 0 नंबर की। अब ऐसे सब्जेक्ट पे अगर आप समय लगा देंगे पैनिक के कारण कि आपने कोई सवाल देख लिया था, इसको कैसे करेंगे, तो वो गड़बड़ हो जाएगी। बट इसके अलावा अगर वही बंदा ज्योग्राफी पर, वही बच्चा ज्योग्राफी के ऊपर फोकस करता है, तो ज्योग्राफी पे हर साल पेपर 1 में जीएस में 70 से 80 नंबर के सवाल आते हैं। मतलब कि यू हैव टू चूज, यू हैव इट्स अगर इसको शॉर्ट में बोला जाए, टाइम मैनेजमेंट का खेल है कि आपको हर एक चीज़ पे, सब्जेक्ट पे अपने डिसाइड करना पड़ेगा कि इसके ऊपर कितना टाइम दिया जा सके, एंड देन लिमिट योरसेल्फ बाय दैट। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, करंट अफेयर्स सर। करंट अफेयर्स इज वन ऑफ द मोस्ट मेजर हाइप ऑफ द यूपीएससी एग्जाम, और जो कि बच्चे शायद अंडरस्टैंड भी नहीं करते हैं। उनको लगता है कि करंट अफेयर्स करने जाना, तो दिन में 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे करंट अफेयर्स ही किए जा रहे हैं, करंट अफेयर्स ही किए जा रहे हैं, सारा वक्त उसी में लगा दे रहे हैं, विच इज नॉट गोइंग टू एंड। करंट अफेयर्स के साथ ये है कि वो 10 घंटे करोगे तब भी खत्म नहीं होने हैं, वो 4 घंटे करोगे तब भी नहीं। सही बात है, बिल्कुल। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि इंडिविजुअल को, स्टूडेंट को अपने एक दिन में 3 घंटे या 4 घंटे का समय करंट अफेयर पे दे, उसमें जितना हो उतना ही करे, बस खत्म। मतलब यू हैव टू लिमिट योरसेल्फ बाय टाइम रादर देन बाय द सब्जेक्ट। यूपीएससी का जो एग्जामिनेशन सिस्टम है वो स्लाइटली अलाइंड है इंजीनियरिंग कॉलेजेस के सेमेस्टर से। ओके। इट इज समथिंग लाइक कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज जो होता है वो 8 सेमेस्टर का होता है और हर 6 महीने बाद वो एग्जाम कराते हैं। अब इंजीनियरिंग, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में क्या होता है कि वो सेमेस्टर जो एग्जाम होते हैं, बच्चा 1 महीने में खूब सारा सा बड़ा सारा सा कंटेंट पढ़ के उसको बेसिकली फिर उसमें लिख डालता है एग्जाम वाले दिन। ठीक है। तो जो ये हैबिट डेवलप हो रखी है बच्चे की, यही हैबिट बेसिकली यूपीएससी एग्जाम में हेल्प कर रही है। अच्छा, जो वैलिड पॉइंट है। सिमिलर काइंड ऑफ जो पैटर्न है, सेमेस्टर सिस्टम है, वो दूसरे आर्ट्स कॉलेज में फॉलो होता है। एंड अगेन, जस्ट टू पुट इट अगेन, ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वालों का सिलेक्शन नहीं हो रहा है, बट कहीं ना कहीं पे स्लाइटली सा यूपीएससी एग्जाम थोड़ा सा इंजीनियरिंग के लिए इंक्लाइंड है इन अ सेंस। तो वो जो 4 साल का एप्टीट्यूड बना होता है इंजीनियर्स का, अच्छे कॉलेज वाले, अगेन वो जो 4 साल का एप्टीट्यूड बना होता है वो हेल्प करता है उनको। अरे ये नई चीज़ मैंने अमित सर से जानी है, और काफ़ी इंजीनियर्स टॉपर रहे हैं जिनका इंटरव्यू लिया है, लेकिन ये बातें उन्होंने नहीं बताई। ये प्लस पॉइंट होता है इंजीनियरिंग स्टूडेंट का, राइट? इन ए सेंस बिल्कुल पक्का प्लस पॉइंट है एक्चुअली में। मैं कहता हूँ जो सिविल सर्विस एप्टीट्यूड है ना, वो कहीं ना कहीं ऐड है, इंजीनियरिंग की जो सेमेस्टर सिस्टम है वो उनको ऐड कर रहा है। इसीलिए लगता है कि सक्सेस रेट आज इंजीनियर्स की ज़्यादा है। वो जो लेट्स से कि जो मिथ है कि एनालिटिकल स्किल्स भी होती है इंजीनियर्स को, सेम रीजन, वही सेमेस्टर वाला सिस्टम। दे हैव दिस हैबिट, हम जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस बताऊँ, हैबिट क्या है कि सेमेस्टर एग्जाम है, 3 दिन है, 3 दिन के अंदर पिछले 5 दिन का सिलेबस हमें कंप्लीट करना है। तो हम नोट्स उठाते हैं, 200 पन्ने के नोट्स हैं, उनको 3 दिन के अंदर अंदर दिमाग में रखते हैं और जाके फिर उसको बेसिकली, एक इंजीनियर की आदत होती है कि उसको किसी तरीके से वहाँ पे पुट कर देना। अभी एक जो जनरल कैटेगरी है उसको 6 अटेम्प्ट मिलते हैं, एंड अकॉर्डिंगली कैटेगरी के ओबीसी के 9 हैं, SC ST के अनलिमिटेड हैं। व्हाट आई बिलीव व्हाट इज डज इज दैट कि जब 6 अटेम्प्ट तक एक बच्चा रहता है ना, तो जैसे कि आप देखिए कि 23 साल की प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया, उसका अटेम्प्ट खत्म होते हो 30 साल का हो जाता है। इट takes quite a lot of productive years from his life. Correct. क्योंकि again UPSC is an exam where success is rare and the failure is the norm. Correct. तो यूपीएससी को शायद अटेम्प्ट्स को सर्टेन लिमिट करना चाहिए, क्योंकि 2 या 3 अटेम्प्ट के बाद आई थिंक देयर इज स्टिल अ लॉट ऑफ zeal and energy that has been left in the person can reintegrate into the society. बट या अगर 6 से 7 साल का लंबा समय पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन में लगता है, उसके बाद 7-8 साल तक दैट पर्सन एक्चुअली रिमेन्स आउट ऑफ द जॉब मार्केट, राइट? उसके बाद वापस जाकर सोसाइटी में रीइंटीग्रेट होना वो काफ़ी फील होता है। मैं ओल्ड राजेंद्र नगर एक बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा पॉपुलर कोचिंग हब है, तो मैं वहाँ पे प्रिपेयर किया करता था, एंड वहाँ पे एक सेंट्रल रोड है, बड़ा बाजार मार्ग। तो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि मतलब इट इज़ बेसिकली द ग्रेवयार्ड ऑफ इंडियाज एस्पिरेशन। दैट इज द इतने लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आके वहाँ प्रिपेयर करते हैं, एंड क्योंकि अगेन एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू इट एंड लॉट ऑफ पीपल डू नॉट मेक इट, बट उसका
नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर ये 2 या 3 अटेम्प्ट हो ना, सो दिस इफेक्ट विल नॉट बी देयर। बहुत ही पहले, क्योंकि 2 अटेम्प्ट के पास जो रिकवरी है वो पॉसिबल होती है, बट आफ्टर द 3rd अटेम्प्ट, आफ्टर द 4th अटेम्प्ट, द पर्सन लूजेस द प्रोडक्टिविटी, सेल्फ डाउट आ जाता है, सेल्फ एस्टीम इश्यूज आ जाते हैं। द नेचर ऑफ द यूपीएससी एग्जाम कि हर एक स्टूडेंट के पास एक बैकअप, एक प्लान भी हमेशा होना चाहिए। एंड आई बिलीव 2 सुपर सीरियस अटेम्प्ट्स देने के बाद एक स्टूडेंट को रीवैल्यूएट कर लेना चाहिए अपने आप को, और अपने आप को रीग्रुप करने के लिए। मतलब 2 मेरे हिसाब से किसी के लिए 3 हो सकता है, बट आई थिंक 2 और 3 के बाद एक डेफिनेट रीवैल्यूएशन रिलेटेड टू द बैकअप प्लान, क्योंकि देन वो स्लिपरी स्लोप पर जा चुका है। उसके बाद देखिए, मैं इसलिए बनाना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स डू नॉट मैटर इन सिलेक्शन। अगर ऐसी बात होती तो हर साल 6ठे अटेम्प्ट के ही सिलेक्शन होते, क्योंकि वो तो 5 या 6 साल से पढ़ रहे हैं। बिल्कुल। बट पैराडॉक्सिकली द मोर द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इज, द मोर डिफिकल्ट द एग्जाम इज एक्चुअली गेटिंग। पहले 2 में आप यंग हैं, बहुत ज़्यादा रिसेप्टिव होते हैं, बट तीसरे चौथे में जो स्ट्रेस है, एनर्जी स्ट्रेस, फाइनेंसेस कम हो जाते हैं, फैमिली की तरफ से पर्सनली डाउट्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। इट बिकम्स मोर एंड मोर डिफिकल्ट फॉर द पर्सन टू डू। सो 2 अटेम्प्ट मेरे हिसाब से काफ़ी बहुत सही होते हैं, अगर 2 सीरियस अटेम्प्ट दिए जाएँ पेपर के लिए। तीसरे के बाद डेफिनेटली एक प्रकार की रीवैल्यूएशन ज़रूर होनी चाहिए। मैं स्टडी IQ में मैं और मेरी टीम, जो स्टडी IQ की टीम है, वो स्टूडेंट्स के लिए यही करने की कोशिश करती है कि जो हमने गलतियाँ की थी और जो स्टूडेंट्स की जो डिमांड्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करके बेसिकली उनको कैसे सॉल्व किया जाए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। एक हम स्टूडेंट्स के लिए करते हैं कि उनको मेंटर प्रोवाइड कराते हैं। आई थिंक जो मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई प्रिपेयर कर रहा है बच्चा, और कहीं से भी प्रिपेयर कर रहा हो, उसको एक मेंटर ढूंढ लेना चाहिए। somebody who is willing to analyze his preparation, to help him during the preparation, to guide him during the preparation। चाहे वो कोई सीनियर हो सकता है, कोई टीचर अवेलेबल हो सकता है, कोई किसी भी प्रकार से, कोई जितनी भी रिसोर्सेज, जिस भी प्रकार के रिसोर्सेज हैं, दिस कीप्स देम फोकस, कीप्स देम मोटिवेटेड। यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है ना, वो अनअटेंडेड प्रिपरेशन है। मतलब कि नोबडी अटेंड्स ओवर यू। कॉलेज और स्कूल में क्या है कि आप जो भी कर रहे हैं, सब एक अटेंडेंट है ऊपर, टीचर देख रहा है, प्रोफेसर देख रहा है, इवैल्यूएशन चल रही है। बहुत अच्छी बात सर ने बताई, हाँ बिल्कुल, इवैल्यूएशन चल रही है। लेकिन यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो है अनअटेंडेड प्रिपरेशन। तो कब बच्चा 3, 4, 6 महीने के बाद लेफ्ट या राइट गया है, वो बच्चे को नहीं पता। Somebody should over there to monitor them। मॉनिटर, वो जो मॉनिटर है, मेंटर है बेसिकली, वो वाला। वरना ये जो बता है ना कि जैसे बच्चा जो होता है प्रिपरेशन करता है 3 महीने तक, 4 महीने तक सही है, लेकिन वो गलत रास्ते पे कब जाता है, ये उसको नहीं, ये 6 साल बाद पता चलता है कि ओ ये तो बड़ा गलत टर्न। ये दोस्तों, ये बहुत बड़ी टिप्स आप सभी के लिए है, और इसे खास ध्यान रखें। सर, स्टडी IQ में आपकी क्या प्रोफाइल है, और अभी आप स्टडी IQ में क्या कर, मतलब किस तरह से अपनी सर्विसेज दे रहे हैं? सर, स्टडी IQ हम जो यूपीएससी के एस्पिरेंट्स होता है उनको एक बहुत ही अफोर्डेबल कोर्स प्रोवाइड कराता है। मतलब वी टीच देम, हम उनका पूरा का पूरा प्रीलिम्स का और मेंस का सिलेबस करवाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं सर। एंड ताकि बेसिकली कोई भी कहीं से भी गांव से घर पे बैठ के तैयारी कर सके। दिल्ली हैज़ बिकम वेरी एक्सपेंसिव। वहाँ पे रहने के जो कॉस्ट है 3 लाख रुपये महीने हो चुकी है, 3 लाख रुपये साल की, माय बैड। तो वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो घर पर ही कर पाते हैं। साथ ही साथ हम उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज, बिकॉज दोज आर द थिंग्स जो कि प्रीलिम्स और मेंस क्लियर करने में हेल्प करेगी। एंड उनको एक मेंटर प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, मेंटर प्रोवाइड कॉन्स्टेंटली उनको ऑनलाइन क्लासेस के जूम के साथ, उनके साथ संडे को हर एक मंथली बाय मंथली हम उनके साथ कनेक्ट रहते हैं। टेलीग्राम ग्रुप्स पे उनको गाइड करते रहते हैं। बेसिकली वी कीप इन कॉन्स्टेंट टच विद द स्टूडेंट। अगेन पर्सनली मेरी तैयारी में मुझे समझ में आया कि कोचिंग जो इंस्टीट्यूट थे, कोचिंग करते थे और उसके बाद छोड़ देते थे अपने आप घर पे जाके। अब हमारा उद्देश्य रहता है कि हम कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट के साथ बने रहें, कॉन्स्टेंटली स्टूडेंट को लास्ट माइल तक, जो वो लास्ट माइल डिलीवरी है उसके ऊपर जो फोकस करे। दैट इज व्हाट आवर आइडिया इज। सर, कोई स्टूडेंट इनरोल करना चाहता है स्टडी IQ में, उनके यहाँ की मेंटरशिप लेना चाहता है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा सर? वैसे तो www.studiiq.com पे जाके आपका जब भी कोई कोर्स बिगिन हो रहा हो, आपको उसकी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर बाई चांस से वैसे बच्चा कोई मुझसे कनेक्ट करना चाहता है तो अमित किल्होर, AMIT KILHOR से, मैं इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल हूँ। जो भी DM करता है मैं उसको रिस्पॉन्ड करता हूँ। सर की जो इंस्टाग्राम की ID है वो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यू कैन फॉलो विद अमित सर। सीखता वही है जो नाकामयाब होता है, और वो वही चीज़ आपको बताएंगे जो कि आपको नहीं करना है। इस ओवरऑल पूरी वीडियो में आप बहुत कुछ सीखे होंगे, और बहुत नई चीज़ें, कुछ जो मुझे भी नहीं पता थी वो भी मुझे आज पता चली है। इसके लिए मैं सर आपको फिर से थैंक्स करना चाहूँगा।
और फॉर कॉलिंग मी देयर, कॉलिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। मैं आपका प्लेटफॉर्म काफ़ी दिनों से फॉलो करता हूँ और बहुत सारे यूपीएससी स्टूडेंट्स हैं वो देखते हैं। तो जब आपने मुझे बुलाया तो मुझे लगा कि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो शायद जो आपके ऑडियंसेस होंगे उनके किसी काम आएगा या उनकी कोई हेल्प करेगा। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर कॉलिंग मी हियर।